गांव में रहने वाला एक और छोटा बच्चा नामक हर्ष था। हर्ष एक दिन अपने दादा के पुराने कमरे में छुपी पुरानी पुस्तकों को खोज रहा था। वह एक बड़ी सी जादुई पुस्तक ढूंढ रहा था जिसका कहा जाता था कि उसमें जीवंत शक्तियां छुपी हुई है। धूप में छूटी जादुई पुस्तक मिली जब हर्ष ने एक पुराने सांप के छल्ले को हटाया। पुस्तक के खोलने पर वह देखता है कि उसकी सामने एक बड़ा सा महल है और वह एक नई दुनिया में चला गया है। पुस्तक की पन्नों पर कई तरह के जादुई उपहारों का वर्णन था। हर्ष ने उन्हें पहना और उनका उपयोग करके वह अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा। एक दिन गांव में अचानक सूखा होने लगा। हर्ष ने पुस्तक से एक जादुई छत बनाई जिससे बारिश होने लगी और फिर से हरियाली बढ़ गई। इस प्रकार हर्ष ने जादुई पुस्तक की मदद से अपने गांव को सुख शांति दिलाई और लोग उसे अपने गांव का हीरो मानने लगे। जादुई पुस्तक ने हर्ष को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और उसने अपनी जीवन में अद्वितीयता और समर्पण का आदान प्रदान किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा नामक आरव था। आरव का ख्वाब था कि वह पूरी दुनिया को घूमना चाहता था, लेकिन उसके पास इसे साकार करने के लिए कोई साधन नहीं था। एक दिन जब वह गांव के किनारे की जंगल में खेल रहा था, वह एक रहस्यमय पंख मिलता है। वह पंख बड़ा, रंगीन और चमकीला था। आरव ने वह पंख अपने पास रख लिया। जैसे ही आरव ने वह पंख छुआ, उसमें जादुई शक्ति का एहसास होता है। वह पंख उसे कहता है, तू जितनी बार चाहे उतनी दूर जा सकता है और जो कुछ भी तू चाहे वह सच हो जाएगा। आरव ने जब यह सुना, वह बहुत खुश हुआ। उसने वह पंख पहना और दुनिया घूमने का सफर शुरू किया। उसने अपनी जादुई पंखों की मदद से बहुत सारी रोचक और रहस्यमयी जगहें देखीं और लोगों की मदद की। आरव ने देखा कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ इच्छा और संघर्ष ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और दूसरों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। इस तरह आरव का सफर जादुई पंखों के साथ बना रहा और उसने न केवल अपने ख्वाबों को पूरा किया बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखा जा सकता है। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह पूरी तरह से अकेले रहा करती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे ना कोई रिश्तेदार। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी, जिसके बदले लोग उसको पैसे, अनाज या खाने पीने का सामान दे दिया करते थे, जिसको खा पीकर वह अपना जीवन बिताया करती थी। वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उसे भगवान से किसी प्रकार का कोई गिला भी नहीं था। दूसरों के सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से सामानों से भरा हुआ था। एक बार की बात है, वे अपने घर को खोलकर घर के सामान को धूप दिखा रही थी। समय वहां से दो चोर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया के घर में तरह तरह का सामान भरा हुआ है, तो उन्हें बड़ा लालच आया और वे सोचने लगे कि इस घर में तो बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों ना हम आकर इसके घर को ही साफ कर दे। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा और यह बुढ़िया अकेली हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। चोरों ने बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया कि उन्हें किस तरह से बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। उसके बाद चोर अपने घर वापस चले गए। बुढ़िया बेचारी को सपने में भी यह ख्याल नहीं आया कि उसके घर में भी कभी चोरी हो सकती है, क्योंकि उसके घर में तो खुद के उसके कपड़े तक उसके नहीं थे। सब कुछ गांव वाले उसे दिया करते थे, जो वह अपने घर में रख लेती थी। खैर कुछ दिन बीत गए और एक दिन रात में चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। कमाल की बात यह थी कि उस दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल, दूध और चीनी दी थी और बुढ़िया बहुत खुश थी। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपने लिए खीर बनाई और खीर बनाकर वह उस खीर को चूल्हे पर रखकर सोचने लगी कि अभी तो खीर बहुत ही गर्म है,
जबकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब आराम से खाऊंगी और अपने बिस्तर पर लेट गई और खीर के ठंडा होने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वे सो गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। चोर बाहर खड़े थे। बुढ़िया के खर्राटे की आवाज सुनते ही उन्होंने सोचा कि चलो अब रास्ता साफ हो गया और अब हम आराम से बुढ़िया का घर साफ कर सकते हैं। वह सब जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर में सामान तलाशने लगे, परंतु कमाल की बात यह थी कि उन्होंने जो देखा था वह बिल्कुल गलत था। बुढ़िया का घर तो सामान से भरा हुआ था, किंतु एक भी सामान साबुत नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और खराब था। यह चोर बड़े दुखी हुए और बुढ़िया को बहुत गालियां देने लगे। वह बोले, देखो कितनी दुष्ट बुढ़िया है, आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नजर चूल्हे पर रखी खीर पड़ी। गरम गरम खीर को देखकर चोर ने कहा, चलो बुढ़िया के घर कुछ और नहीं मिला तो कम से कम खीर तो है, और वह उसको खाने लगे। जब वह खीर खाकर जाने लगे तो उन्होंने थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए छोड़ दी, किंतु जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ खुला हुआ था, जैसे वह कुछ मांग रही हो। साथ ही उसका मुंह भी खुला हुआ था, जिसे देखकर चोरों ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन बिता रही है, लगता है बहुत थक गई है और खाने के लिए खीर मांग रही है। आखिर उम्र में है तो हमारी माँ के ही बराबर। और बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दी। गरम गरम खीर मुंह में पड़ते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, हाय दैया, मार डाला, मार डाला, मार डाला। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर के जल्दी जल्दी छुपने लगे। जिसने मुंह में खीर डाली थी वह ऊपर जाकर छिप गया, एक चारपाई के नीचे और एक चारपाई के दाएं। बुढ़िया की चीख सुनते ही गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ माँ? बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। यह सुनते ही ऊपर छिपा हुआ चोर बोला, अरे भला मैं क्यों जानूं, तुम्हारी चारपाई के नीचे छिपा चोर ना जाने। यह सुनते ही चारपाई के नीचे वाला चोर बोला, मैं ही क्यों जानूं, चारपाई के दाएं छुपा चोर क्यों ना जाने। और इस तरह से तीनों चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया और फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई करी और वापस भेज दिया। उसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कभी वह चोरी कभी नहीं करेंगे। एक समय की बात है, भारत के एक गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था, जिसका नाम था कलंदर। वह उस गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था और उसी गांव में ही रहता था। उसका काम राजा के लिए टैक्स जमा करना था। कलंदर जो चीज को चाहता उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स लेने के नियमों को बदल देता और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहता वह हासिल कर लेता, जैसे उनकी बकरियां, बैल, फसल आदि। धीरे धीरे कलंदर की लालच की आदत की बात पूरी जगह फैल गई। कलंदर के कारण सब लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में राघव नाम का किसान रहता था। राघव का एक बेटा था विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी में जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। एक बार जब सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे तो विशाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना और विशाल ने निश्चय कर लिया और बोला, मैं किसी ना किसी तरह से इस लालची कलंदर को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। राजा को कलंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ये मुंह मांगे कर वसूल करके सबको सताता है। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से भी पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहां लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज के निकाल लिया। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी कलंदर के गांव की तरफ से निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी तब जब वह लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हो। ठीक समय पर विशाल कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देता हुआ बोला, सरकार, मैं विशाल हूँ,
अभी आया हूँ और मुझे यह पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना टैक्स देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लालची कलंदर बोला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा, तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, मेरे पास बस यह जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कलंदर ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर कलंदर बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि आखिर इसमें क्या जादू है? विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता। वह पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वह सबको देख सकता है। लालची कलंदर को विशाल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? विशाल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर। विशाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना यह पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। और इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथों से उसका पेड़ छीन लिया और दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और उसे अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी को कलंदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती, क्या मैं तुमको अंधी नजर आती हूँ? अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। वह भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्नी तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों मैं तुम्हें देख पाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें खराब हो गई है? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हुआ। मैं फिर कमरे में गया। उसने फिर पेड़ की पत्ती तोड़ी, फिर उसे अपने माथे पर लगाया और फिर अपनी पत्नी के पास गया। फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे अब देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार इस पागलपन से बड़ी परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, नहीं, मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची कलंदर तो जैसे यही सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाए विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनसे टैक्स न मांगने लगे। लेकिन गांव वालों की कुछ भी ना कहने से लालची कलंदर ने समझा कि वह पेड़ सचमुच ही जादुई पेड़ है। फिर उस दिन के बाद उसे जो चीज पसंद आती वह उठाकर ले जाता। वह बाजार जाता, किसी दुकान से बांसुरी, किसी दुकान से फल फूल, कहीं से कपड़े। सब उसे ऐसा करते देखते पर डर के मारे उसे कभी मना नहीं करते। लेकिन वह लालची कलंदर यह समझता कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे जवाहरात आदि से सजी हुई थी। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्गी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे। अब लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे यह जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बात कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी होता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? ऐसे पागल आदमी को हम टैक्स वसूली के काम पर नहीं लगा सकते।
राजा ने तुरंत ही कलंदर से उसकी नौकरी छीन ली और इसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छुपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि विशाल ने किस चालाकी से कलंदर को उसके अन्याय की सजा दिलाई है, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की और जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने विशाल की बुद्धिमानी देखकर विशाल को ही टैक्स वसूली की नौकरी दे दी और विशाल न्याय पूर्वक गाँव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण कलंदर को अपनी जिंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ी। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। राजेश, रितेश, संजय और सोनू, यह चारों ही गांव के सबसे मूर्ख लड़के थे। सारा दिन इधर उधर घूमते, कभी किसी के खेत से कुछ तोड़ कर खा लिया, कभी किसी को परेशान कर लिया। गांव के सभी लोग और इन चारों के घर वाले इनसे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन संजय के पिता ने राजेश, रितेश और सोनू के पिता को अपने घर बुलाया और कहा, अपने लड़कों को सुधारने का अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा है। हमने उन्हें समझाने और सही राह दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो चारों कुछ काम करते हैं और ना ही अपनी बेवकूफियां करना छोड़ते हैं। इसलिए मैं यह सोचता हूँ कि मेरा एक मित्र शहर में बहुत बड़ा जादूगर है, क्यों नहीं इन चारों को उसके पास भेज दे और उससे इनको जादू सिखाने के लिए बोले। संजय के पिता की यह बात सुनकर बाकी के तीनों बच्चों के पिता मान जाते हैं और कहते हैं, जहाँ इतना कुछ करके देखा वहाँ यह भी करके देख लेते हैं। फिर संजय के पिता अपने मित्र जादूगर से बात करते हैं और चारों लड़कों को एक साथ बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, शहर में मेरा एक मित्र बहुत ही बड़ा जादूगर है। मैं तुम चारों को उसके पास भेज रहा हूँ ताकि तुम उससे जादू सीख सको और आगे अपने परिवार की देखभाल कर सको। लेकिन तुम लोगों को वहाँ पर 2 साल तक रहकर जादू सीखना होगा और पूरी मेहनत करनी होगी। यह सुनकर संजय, सोनू और राजेश बड़े खुश होते हैं। तभी रितेश बोलता है, अरे वाह, जादू तो हमें बहुत पसंद है, कितना मजा आएगा। अब जब भी हमें जादू देखना होगा तो हमें उसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, अब हम फ्री में जादू देखा करेंगे। यह सुनकर संजय के पिता अपना सर पकड़ लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मैं इन बेवकूफ को शहर भेज तो रहा हूँ, ना जाने यह क्या करेंगे। दूसरे दिन सुबह उन चारों को शहर की गाड़ी में बैठा दिया जाता है और वह चारों जादू सीखने पहुंच जाते हैं। 2 सालों तक वह चारों बड़ी मेहनत करते हैं और जादूगर के अनुसार अध्ययन और तपस्या भी करते हैं। 2 साल के बाद जब वह पूरी तरह से जादू सीख लेते हैं तो अपने गांव वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के पास के रेलवे स्टेशन और उनके गांव के बीच एक जंगल पड़ता है। वह स्टेशन पर उतरते हैं और जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ चल देते हैं। चलते चलते अचानक संजय बोलता है, रुको, मुझे कुछ दिखाई दिया है। संजय की बात सुनकर वह तीनों वहीं रुक जाते हैं और संजय दूसरी दिशा में चल देता है। वहां जाने के बाद संजय अपने तीनों दोस्तों को वहां बुलाता है। वह तीनों वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एक हड्डियों का ढांचा दिखता है। यह देखकर सोनू बोलता है, तूने यह देखकर हमें रुकने को बोला है, अब तू इन हड्डियों का क्या करेगा? सोनू की बात सुनकर संजय बोलता है, आज हम यह पता लगा सकते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा जादूगर कौन है। संजय मंत्र पढ़ने लगता है, क्लीम हड्डी हड्डी डिंग, क्लीम हड्डी हड्डी डिंग, क्लीम हड्डी हड्डी डिंग। मंत्र खत्म होते ही हड्डियों का ढांचा एक दूसरे से जुड़कर एक शेर के आकार में खड़ा हो जाता है। यह देखकर सोनू बोलता है, बस तुझे इतना ही जादू आता है, देख अब मैं क्या करता हूँ। सोनू मंत्र पढ़ना शुरू करता है, क्लीम अकारम आरम फट, क्लीम अकारम आरम फट, क्लीम अकारम आरम फट। मंत्र खत्म होते ही उस शेर की हड्डी के ढांचे के ऊपर मांस से एक आकार आ जाता है। यह देखकर राजेश बोलता है, तुम दोनों को सिर्फ इतना ही आता है,
अब मैं दिखाता हूँ कि मैं तुमसे भी बड़ा जादूगर हूँ। राजेश मंत्र पढ़ना शुरू करता है। चर्म गर्म भट स्वाहा, चर्म गर्म भट स्वाहा, चर्म गर्म भट स्वाहा। राजेश का मंत्र खत्म होते होते उस शेर के मांस के ऊपर शेर की खाल और उसके बाल आ जाते हैं। अब शेर पूरी तरीके से आकार ले चुका होता है। तभी रितेश बोलता है, तुम सब ने तो कुछ नहीं सीखा, मैं तुम सबसे बड़ा जादूगर हूँ, अब मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। यह बोलकर रितेश मंत्र बोलना शुरू करता है। क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा, क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा, क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा। रितेश का मंत्र खत्म होते ही उस शेर में जान आ जाती है और वह शेर रितेश के ऊपर कूदता है और उसे मार देता है। यह देखकर बाकी के तीनों दोस्त डर जाते हैं। फिर शेर राकेश के ऊपर झपटता है और उसे भी मार देता है। इस तरह बारी बारी शेर संजय और सोनू को भी मार देता है और बड़े आराम से खुशी खुशी टहलता हुआ जंगल में चला जाता है। एक समय की बात है, भारत में एक राजा रहता था। वे अपने आप को बड़ा ही सुंदर समझता था और उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वह घंटों अपने आप को शीशे में देखकर अपना समय गुजारा करता था और हमेशा सोचा था कि इस पूरे संसार में उसके जैसा सुंदर राजा कहीं भी नहीं है। वह अपने लिए सुंदर से सुंदर कपड़े और अच्छे से अच्छे जेवर बनवाता था और उन्हें पहनकर खुद को शीशे में देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। उस राजा की सारी प्रजा उससे बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह प्रजा की समस्याओं को सुनने के बदले प्रजा से यह पूछा करता था कि वह कैसा लग रहा है, और हर दिन एक से बढ़कर एक नए नए बालों के स्टाइल बनाकर दरबार में आया करता था, जिसके कारण उसके कान पूरी तरह से उसके बालों और जेवरों से ढके रहते थे और प्रजा की बात उस तक नहीं पहुंच पाती थी। इस राजा में एक कमी थी जो सिर्फ राजा के शाही नाई को ही पता थी। वह बात यह थी कि राजा के कान बिल्कुल गधे के कान जैसे थे और इसके कारण वह अपने तरह तरह के बालों की स्टाइल बनाकर अपने कानों को छुपाता रहता था। शाही नाई का नाम मंगू था। मंगू अपने परिवार के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी जिसका नाम था गंगा। मंगू को हमेशा यह डर लगा रहता था कि अगर उसने यह बात किसी को बता दी कि राजा के कान देखने में बिल्कुल गधे के कान की तरह है, तो राजा उसे जान से मरवा देगा, और अगर उसे नाई के पद से हटा दिया गया तो वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगू को राजा के सिवा किसी और से मिलने जुलने का या उसके बाल काटने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। राजा के बाल काटने के बाद वे चुपचाप अपनी पत्नी के साथ गांव के किनारे जंगल में बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मंगू इस डर से कि कहीं उसके मुंह से यह बात निकल ना जाए राजा के कान गधे की तरह है, वह खुद भी किसी से नहीं मिलता था। यहाँ तक कि यह बात छुपाते छुपाते वह ना ठीक से सो पाता था, ना ही खाना खा पाता था। वह बड़ा ही दुख भरा जीवन बिता रहा था। उसका ऐसा हाल देखकर एक बार उसकी पत्नी गंगा ने कहा, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम शाही नाई बने हो, ना ठीक से खाते हो, ना पीते हो, ना ही कहीं जाते हो। ज्यादातर समय हमारे घर के पास बहने वाली नदी को देखने में बिताते हो। पहले जब तुम शाही नाई नहीं थे तो हम ज्यादा खुश रहते थे। कम से कम हम लोगों से मिलते जुलते और अपना समय खुशी से बिताते थे। नाई ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा। वह दौड़ता हुआ नदी के किनारे चला गया और वहां बैठकर चुपचाप पानी को देखने लगा। गंगा बड़ी परेशान हो गई और वह भी मंगू के पीछे पीछे आ गई। नदी के किनारे चारों तरफ इमली के पेड़ लगे हुए थे। गंगा बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आखिर क्या परेशानी है? एक बार बताओ तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, विश्वास करो। मंगू बोला, गंगा तुम्हें पता है हमारे महाराज के कान गधे की तरह है, लेकिन अगर मैंने यह बात किसी को भी बता दी तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि कहीं मैं किसी के सामने यह बात बोल ना दूं, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलता। लेकिन इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अपने मित्रों की बहुत याद आती है। मैं एक एक करके सबको खो रहा हूँ। और मंगू गंगा को पकड़कर रोने लगा।
इमली के पेड़ मंगू की कही हुई सारी बातों को अपने अंदर सोख रहे थे। मंगू की पत्नी ने वादा किया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जल्दी ही वह यह बात किसी न किसी को बताने के लिए बेचैन होने लगी। इसलिए एक दिन वह इमली के पेड़ों के पास गई और वहीं पर चुपचाप धीरे धीरे पेड़ों को गले लगाकर कहने लगी कि तुम्हें पता है, राजा के कान गधे की तरह है। और इस तरह से यह बात पेड़ों को बताने के बाद उसका मन शांत हो गया और वे अपने घर वापस आ गई। कुछ ही दिनों में शाही उत्सव आ गया और ड्रम बजाने वाले अपने अपने ड्रम लेकर महल के चारों तरफ खड़े हो गए और जोर जोर से ड्रम बजाने लगे। लेकिन यह क्या हुआ कि ड्रमों के अंदर से एक ही आवाज आने लगी, राजा के कान गधे की तरह है, राजा के कारण गधे की तरह है, राजा के कारण गधे की तरह है। राजा यह सुनकर बहुत डर गया और उसने तुरंत ही शाही नाई को बुलाया। मंगू ने राजा को सारी बात बताई और कहा कि उसने यह बात इमली के पेड़ों सिवाय किसी को नहीं कही। राजा ने ड्रम बजाने वालों को बुलाया और उनसे पूछा। राजा को सारी सच्चाई का पता चल गया। वे जान गया कि उसकी सच्चाई को पेड़ों ने अपने अंदर सोख लिया और जब उसे ड्रम बनाया गया तो ड्रम की लकड़ियों से यह आवाज निकलने लगी। इससे पहले कि वह नाई या ड्रम बजाने वालों को सजा देता, राज्य के मंत्री ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा के कान कैसे हैं, अगर राजा प्रजा को प्यार करता है और उनकी सारी मुसीबतों को दूर करता है। राजा को सारी बात समझ में आ गई और उसके बाद वे संसार का सबसे अच्छा राजा बना और उसकी प्रजा को फिर कभी कोई दुख नहीं हुआ और किसी को यह भी याद नहीं आया कि राजा के कारण गधे की तरह है। हमें अपने काम को दिल से और अच्छी तरह से करना चाहिए, तभी हम लोगों की नजरों में अच्छे इंसान बन पाएंगे, चाहे हम में कितनी भी खामियां क्यों ना हो। एक समय की बात है, एक सेठ दूर दूर राज्यों में कपड़ों का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को कैसा भी कपड़ा चाहिए होता वह सेठ से ही खरीदते थे। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन जायदाद रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल एक पत्नी थी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया करता था। एक बार उसने देखा उसकी पत्नी बड़ी परेशान नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, किंतु किसी दवाई से भी पत्नी के बाल ठीक नहीं हुए। अब तो सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी का ही इलाज ना करा पाऊँ। इस बेचारी के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि एक दिन यह पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में तो उसको अपनी पत्नी के ही सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं और उसकी पत्नी यह सब सुनकर बहुत रो रही है। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में ना लगता, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे, यहाँ तक कि वह महीनों से दूसरे नगरों में भी नहीं गया था। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके सारे बाल गायब हो चुके थे और मैं पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी का यह हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। जब वहां पर बैठा हुआ था, वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ से उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर सेठ सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए और वह पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊं। साधु बोला, बेटा मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, मुझे पता है
कि तुम एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। मेरे पास एक जादुई तेल है, तुम यह तेल अपनी पत्नी को दे दो। रोज इस तेल को अपने सर में लगाने के बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से वापस उग जाएंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु याद रखना, यह जादुई तेल है, इसका काम है किसी भी चीज को बड़ा कर देना, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझकर करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी पति के कहे अनुसार रोज उस तेल को अपने सर पर लगाने लगी। सच ही उसके बाल बड़े लंबे हो गए। सेठ की सारी परेशानी दूर हो गई और वह दूसरे नगर को व्यापार के लिए गया। किंतु जब वह एक हफ्ते के बाद लौट कर आया तो यह देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आ रही है। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जब पत्नी सामने आई तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि पत्नी की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। कारण पूछने पर पत्नी ने कहा, सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर लगाना, यह जादुई तेल है, किंतु तेल खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा? क्यों ना मैं तेल को घर पर ही बना लूं। ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगाकर उसका स्वाद लेना चाहा था कि जान सकूं इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ सिर पकड़कर बैठ गया। मैं समझ गया कि अब इस समस्या का कोई निदान नहीं। उसके बाद सेठ की पत्नी को किसी ने घर के बाहर कभी नहीं देखा और सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरे जीवन एक इतनी लंबी जीभ वाली पत्नी के साथ जीता रहा और यह कहावत बन गई कि पत्नियों की जीभ बहुत लंबी होती है।